नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और अहम खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे का चूंकि आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें बेंगलुरु में रोड शो किया। आज प्रधानमंत्री का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि कैंपेगौड़ा से लेकर ट्रिनिटी सर्किल तक रोड शो। 2 रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार और कर्नाटक में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो और इस मेगा रोड शो के जरिए, जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरें देखिए जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे थे। आज 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। आपको जानकारी दे दें कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था। हालांकि कल का रोड शो और भी ज्यादा दूरी कवर कर रहा था। कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किया और आज प्रधानमंत्री मोदी 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही आप देखिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम, उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, जो स्थानीय लोग हैं वो, महिला, पुरुष, बच्चे आप देख सकते हैं हाथों में फूल की पंखुड़ियां लेकर यहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में उनके समर्थक सड़क के दोनों ओर यहां पर मौजूद हैं। सड़कों पर उत्साह आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। सड़क के दोनों ओर ये लोग यहां पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की। रैलियों को भी संबोधित करने का आज कार्यक्रम है। ताबड़तोड़ प्रचार में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में कई बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है और वैसे वैसे ये चुनावी अभियान और धार पकड़ रहा है। अंतिम चरण का चुनावी प्रचार आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर कर्नाटक के रण में कौन काबिज होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आपको लगातार तस्वीरें दिखा। आज प्रधानमंत्री का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो, कैंपेगौड़ा से लेकर ट्रिनिटी सर्किल तक रोड शो प्रधानमंत्री का। और ऐसे में देखिए लगातार विपक्षी खेमे में खलबली भी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री का रोड शो है। इधर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीरें जैसा कि जिक्र मेरी सहयोगी पलक लगातार कर रही थी कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंचे ताकि प्रधानमंत्री को वो सुन सके। और ऐसे में चुनावी घोषणाएं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई है और इसको लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ते हुए पलक नजर आ रही है। बिल्कुल, तो चलिए इस वक्त आपको सीधा अब न्यूज रूम लिए चलते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से अमित जी जुड़ चुके हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। अमित जी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में हमने देखा तमाम तरीके की बयानबाजी हुई, बजरंग दल का भी इसमें जिक्र हुआ, जय बजरंग बली का उद्घोष होने लगा, तमाम तस्वीरें हमने देखी। लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि देखिए जो आम जनता है उसके लिए तो जो मुख्य मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस में ये तनातनी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर वो वोट करेंगे? बिल्कुल पलक, और यही जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सार्वजनिक तौर पर कैसे लोगों को समझ में आया और जिसका जिक्र महिमा भी कर रही थी अब से कुछ देर पहले, लगातार उसी मुद्दे को प्रधानमंत्री उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार के जो कामकाज हैं वो कामकाज जनमानस तक कैसे पहुंचे, और उसको पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो प्रधानमंत्री खुद हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोगों में कनेक्ट होते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं। आप देखें जो लगातार रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन मिल रहा है उन्हें, और लोग जिस तरह से एक जनसैलाब की तरह जुटे हैं सड़क के दोनों किनारे, लोगों को देखें आप हौसले के साथ अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। तो ये बदस्तूर बताता है कि जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र बार बार अपनी रैलियों में कर रहे हैं, वो किस तरह से वहां के लोगों को बेहतर लग रही हैं और लोगों का विश्वास कैसे एक बार दोबारा यहां इन योजनाओं को आगे सक्रिय करने के लिए मिल सकता है। दूसरी तरफ जिसका जिक्र आपने किया पलक कि हाँ, तमाम मुद्दे हैं वैसे जो विपक्षी यानी कांग्रेस पार्टी और जेडीएस उठा रही है, जिसमें करप्शन का मुद्दा है, जिसमें लोकल विकास के मुद्दे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब जनता को यह तय करना है कि वो मुद्दे किस तरह से उनको अपने पक्ष में लें या उनके विपक्ष में खड़े हों। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की रैली में अभी और कल आपने देखा और आज देख रही हैं, और कल फिर प्रधानमंत्री की कई एक सभाएं हैं, क्योंकि कल जो है वो लास्ट डे है चुनाव प्रचार का। कल के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद सीधा मतदान होगा 10 तारीख को और मतगणना है 13 तारीख को। तो ये जो 2 दिन हैं, ये
पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इसी वजह से देखें, पिछले कल को सोनिया गांधी की भी चुनावी रैली में, यानी कर्नाटक के चुनाव में एंट्री करवाती है कांग्रेस पार्टी, उनकी भी हुबली में एक रैली हुई। प्रधानमंत्री का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो राजनीतिक दलों की जो सबसे ज्यादा ऊपरी लेवल की पराकाष्ठा होती है चुनाव लड़ने के दौरान, वो यहां देखी जा रही है, समझी जा रही है। अब लोगों के बीच जो जनसंवाद के कार्यक्रम है, आपने ठीक फरमाया कि लोगों के बीच मैनिफेस्टो को लेकर पार्टियां जा चुकी हैं। बजरंग दल एक मुद्दा था, पीएफआई के साथ साथ बैन का, उसका जिक्र, और उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पूरे राजनीतिक तौर पर उसको भुनाया, राजनीतिक तौर पर उस पर चर्चा की। और उसके बाद कांग्रेस लगातार कह रही है कि हाँ, जो करप्शन के मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दोनों स्थितियां यहां साफ होती हैं कि आखिर विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिसकी वकालत लगातार प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो कांग्रेस कर्नाटक के लिए कैसे बेहतरी के सपने देख रही है। आपने सही कहा अमित जी, कई मुद्दे यहाँ पर उठाए गए। बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है, पीएफआई की एंट्री हुई, और कई यहाँ पर मैनिफेस्टो को लेकर इस बार पलटवार दोनों पार्टियों की तरफ से की गई। लेकिन एक और मुद्दा जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो है नंदिनी ब्रांड, और इसके अलावा अमूल ब्रांड का मुद्दा भी काफी छाया रहा इस चुनावों के दौरान या फिर चुनाव प्रचार के दौरान, जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, और ये ऐसा मुद्दा था जो मुद्दा सबसे ज्यादा, मैं बताऊं आपको, कि वहां के जनमानस को बहुत इफेक्ट किया। यानी अमूल के ऊपर नंदिनी कैसे हावी हुई, क्योंकि वहां के जो तमाम होटल्स हैं, उन होटल्स में महिमा नंदिनी दूध का ही चलन है। वहाँ के लोग नंदिनी दूध को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। जब अमूल दूध की बात आई तो वो स्थानीय वर्सेस बाहरी की बात हो गई, और उसके बाद इसको विड्रॉ भी किया गया। हालांकि अमूल का प्रोजेक्ट लगेगा, अमूल दूध का उत्पादन होगा और अमूल वहाँ पर अपनी बिक्री बढ़ाएगा, लेकिन वहाँ जो लोकल वर्सेस बाहर की बात है, आप देखें, उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी नंदिनी दूध पर कैसे छूट की बात की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ बना था, बिल्कुल बना था, आप सही फरमा रही हैं। और उसके बाद दोनों पार्टियां इसको भुनाने में लगी। वहां की जो होटल एसोसिएशन है, जो दुकानदारों का एक समूह है, जो वहां खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं और जिससे रोजमर्रा की चीजें अफेक्ट होती है, और साथ ही गृहिणियां वहां की वो नंदिनी दूध के साथ वहां खड़ी हुई, और उसको वहां के राजनीतिक दलों ने समझा कि ये मुद्दा ज्यादा ना बढ़े, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने देने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने एक और तुरुप का इक्का निकाला था, वो चुनाव घोषणा पत्र के पहले निकाला था, जो मुसलमानों के आरक्षण खत्म करके लिंगायत, वोकालिंगा और कुर्बा को दिए गए थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट की हालांकि निर्देश आया है, लेकिन कम से कम लोगों के बीच में वहां भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को बताने की पुरजोर कोशिश की कि हां, सरकार अगर दोबारा वापस आती है तो इन समुदायों के जो आरक्षण है वो कैसे बढ़ाए जाएंगे, यानी धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिए जाते रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये दोनों तीनों चीज जो हैं वहां पूरे तरीके से अपनी राजनीतिक स्वरूप में है, और चुनाव में जो भी मुद्दे होते हैं उन पर ये जरूर मुद्दे हावी हैं। बिल्कुल अमित जी, तमाम मुद्दों पर कर्नाटक में राजनीति हो रही है। जिन जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है उन मुद्दों से जेडीएस कहीं ना कहीं अपनी सीट बना भी सकती है, और एक किंग मेकर के तौर पर भी क्या जेडीएस उभर सकती है? बिल्कुल, और मैं बताऊं आपको, जेडीएस का जो प्रभुत्व है वो कुरुबा समाज में है। जेडीएस के तमाम बड़े नेता कुरुबा समाज से आते हैं, और साथ ही एससी एसटी, लेकिन उनका वोकालिंगा समाज में भी बहुत अच्छी पैठ मानी जाती है, खासतौर से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की, जो वहां इस जेडीएस के प्रमुख हैं, उनके बेटे कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर उसकी थर्ड पार्टी एंट्री होती है, यानी सामने आमने अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है तो एक पक्ष ऐसा भी है जो साइलेंटली वोटर को अपनी तरफ कैच कर रहा है, और वो कांग्रेस को नुकसान निश्चित तौर पर पहुंचाएगा। इसलिए कांग्रेस देखें आप, तमाम तरीके के ऐसे वादे कर रही है जनता से जो उसके, यानी जेडीएस उनके वोट को ना काट सके, तो सीधी फाइट हो। और भारतीय जनता पार्टी मान भी रही है कि 84 सीटों पर पलक सीधी फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अब यह देखना बहुत सुनिश्चित करेगा कि कहां जेडीएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को डेल्ट पहुंचाती है। बिल्कुल अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।